हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस बिहार पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का पहला क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके बिहार पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज से आप सभी को रेगुलर जो सीरीज मिलेगी उन सभी को वीडियोस को देखना है और आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा रैंक को गेन कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि दोस्तों जितने भी हमारे पॉलिटेक्निक के एस्पिरेंट्स हैं इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में अदिश राशि कौन सी है? निम्नलिखित में अदिश राशि कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी कौन सी है सर? ऑप्शन नंबर ए है विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी है त्वरण, ऑप्शन नंबर सी है चाल और ऑप्शन नंबर डी है वेग। तो दोस्तों अदिश राशि यानी अदिश राशि कहने का मतलब जिसमें दिशा ना हो केवल परिमाण हो, मान से उसका मतलब है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा हो जाएगा राइट? तो यहाँ पे मिला लीजिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, चाल। ठीक है, चाल हमारा क्या है दोस्तों? एक अदिश राशि है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा देख सकते, कहता है निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सी है? देखिएगा लिखा हुआ गलत है, सदिश राशि, ये जो ई है इस साइड से होना चाहिए था। सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? ऑप्शन आप सभी के बीच में है, कहता है समय, तय की गई दूरी, त्वरण या चाल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण, है ना, त्वरण। देखिए 90% जिसमें व और ब होते हैं ना, वो सभी क्या होते हैं सर? सदिश राशि होते हैं। तो ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा कहता है दोस्तों वेग का मात्रक क्या है? बहुत ही महामैराथन क्लासेस है दोस्तों, तो सब लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ऑप्शन नंबर है किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर मिनट। ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। वेग का मात्रक पूछ रहा है ना, तो वेग का मात्रक पूछ रहा है तो सर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इनमें से सभी सही होगा। वेग का फॉर्मूला क्या कहता है सर? वेग का फॉर्मूला कहता है विस्थापन, है ना, विस्थापन यानी S/T, विस्थापन बटा में समय। विस्थापन क्या है सर? एक प्रकार का दूरी है, छोटा ही दूरी है लेकिन दूरी है। दूरी का यूनिट क्या क्या हो सकता है? किलोमीटर हो सकता है, मिनट हो सकता है, मीटर हो सकता है। समय का यूनिट क्या क्या हो सकता है? घंटा हो सकता है, मिनट हो सकता है, सेकंड हो सकता है। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आपका वेग का SI यूनिट क्या होता है। अगर SI यूनिट कहता है ना तो आप मीटर पर सेकंड मारते, लेकिन हमसे क्या काम यूनिट का, तो ये सब क्या है? वेग का यूनिट है। तो इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है त्वरण का SI मात्रक क्या है? अब देखिए, अब SI मात्रक का है ना, तो त्वरण का जो SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना है सभी विद्यार्थियों को, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। यानी कि त्वरण का फॉर्मूला क्या कहता है? तो वेग में परिवर्तन की दर, है ना, यानी कि वेग बटा में समय क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों कोणीय वेग का मात्रक होता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन या रेडियन पर सेकेंड या रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर या सेकेंड। कोणीय वेग तो एंगल से रिगार्डिंग वेलोसिटी की बात की जा रही है ना, एंगुलर वेलोसिटी ना, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? रेडियन पर सेकेंड। क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड। यानी कि दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियन पर सेकेंड कोणीय वेग का यूनिट होता है, मात्रक होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है सर, आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। धीरे धीरे आपका एग्जाम का लेवल थोड़ा सा टफ कर दूंगा, क्वेश्चंस का लेवल टफ हो जाएगा। वेग, विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है? वेग, विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है? रिलेशन बताना है सर, यानी कि फॉर्मूला डायरेक्ट कह सकते हैं। तो वेग का फॉर्मूला हमने अभी बताया था, बहुत अच्छा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी? बी इसका करेक्ट हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है चाल, ऑप्शन नंबर बी है विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी है त्वरण, ऑप्शन नंबर डी है घर्षण।
तो देखिए समय के साथ वेग में परिवर्तन क्या कहलाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। क्या करेगा? त्वरण। त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या हो जाते हैं? वेग बटा में समय, है ना, वेग बटा में समय। यानी वेग मतलब कि वहाँ पे वेगों में परिवर्तन की दर। परिवर्तन कहने का मतलब कहीं पे एक जगह पे वेग का मान दूसरा हो और दूसरे जगह पे जाने पर वेग का मान अलग हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न से आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक समान त्वरित यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए औसत वेग क्या होगा? यानी कि वेग का फॉर्मूला क्या होगा? एक समान गति से चल रहा है तब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? जो भी वेग रहेंगे उन सभी वेग को जोड़ेंगे और जितना वेग रहेगा उतना से डिवाइड करेंगे। तो हमारे ऑप्शन में तो u और v का जिक्र किया हुआ है, 2 गो है। तो क्या होगा? औसत वेग। औसत का मतलब होता है टोटल योग। तुम्हारे पास जो इनिशियल यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को u कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v कहते हैं। यानी प्रारंभिक वेग को हम लोग u से सूचित करते हैं और अंतिम वेग को हम लोग v से, और बट्टा में 2। ये हमारा क्या हो गया सर? ये हमारा जो फार्मूला हो गया वह हो गया औसत वेग का फार्मूला। ठीक है, किसके लिए? तो यूनिफॉर्मली यानी कि एक समान त्वरित गति के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट्स का करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि कोई व्यक्ति पटना से रांची जाता है, ठीक है, पटना से कहाँ जाता है? रांची जाता है, और पुनः रांची से पटना आ जाता है, तो उस व्यक्ति का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी है पटना से रांची के बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर सी है रांची से पटना के बीच की दूरी का दुगना, ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए पहले कहाँ गया, मान लिया जाए ये पॉइंट है पटना, पटना से कहाँ चल गया? रांची, ये P और ये R। तो पटना से रांची गए, है ना, ये दूरी ट्रेवल किया, फिर रांची से पटना आ गए। तो विस्थापन क्या कहता है? सबसे छोटा दूरी। तो यहाँ पर से पटना से यहीं से निकलवे किया, फिर यहीं पहुँच गए, तो सबसे छोटा दूरी क्या हुआ? निकलवे मत करते तुम, तो यानी कि नहीं निकलने का मतलब 0। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। और डिस्प्लेसमेंट करता है सबसे न्यूनतम दूरी सर, है ना। जैसे मैं कहूँ अगर मेरे को जो रोड है ये मान लिया जाए, ये हमारा रोड है, ऐसे ऐसे घूम घूम, अगर गांव देहात में रोड रहता है तो हमको यहाँ आना है, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से चलना है, बी पॉइंट पे पहुंचना है। तो ये हमारा रोड है सर। अब ये वो गली कुच्ची रहता है, क्या रहता है? गली कुच्ची क्या कहता है? सीधा एकदम गली बनल रहता है डायरेक्ट यहाँ के। तो बताओ विस्थापन कौन होगा? तो गली वाला रास्ता होगा जो कि शॉर्टकट मारेगा, जो शॉर्टकट रहेगा वही विस्थापन। और जो लॉन्ग कट रहेगा ना, जैसे कि रोड हमारा क्या होता है? लॉन्ग कट होता है, लेकिन रेलवे के पटरी शॉर्टकट होता है। तो अगर आप रोड से जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा दूरी तय करिएगा, और रेल वाला से जाइएगा ना तो शॉर्टकट होगा, लेकिन कखनी कौन वाला पटरी पे ट्रेन आ जाएगा कोई गारंटी नहीं है, तो बढ़िया से जाइएगा। ठीक है, तो ये विस्थापन पे बनाया जाता है, ट्रेन को विस्थापन पे बनाया जाता है, रोड को दूरी पर बनाया जाता है। समझ में आ गया ना? चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है दोस्तों जब एक गेंद को सीधी ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस आ जाता है, तो गेंद द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? यानी कि हम एक गेंद को लेते हैं और पहले बचपन में खूब आप लोग क्या करते होंगे, खूब ऊपर फेंकते थे, कहते थे केकर सबसे ऊंचा गेंदा जाता है, करते थे ना। तो बताइए, तो वो जो गेंद ऊपर गया और फिर एक समय के बाद नीचे आएगा, तो वो जो जितना दूरी तय किया यहाँ से फेंके, और ये एक समय ऐसा था कि यहाँ पर तक रहा फिर नीचे आ गया, तो ये जो हाइट आया, ये हाइट का वैल्यू क्या होगा? हाइट की वैल्यू क्या होगी, है ना? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हाइट होगा ना सर, दूरी होगा, वो क्या होगा? 2h होगा। क्या होगा? 2h होगा, क्योंकि देखिए गेंद यहाँ तक गया, एक इसका वैल्यू कितना है सर? इतना से इतना दूर तक का कितना वैल्यू है? h वैल्यू है, h वैल्यू है। अब ये गया ना सर, फिर आया भी, तो ये टोटल कितना ट्रैवल किया, कितना दूरी किया? तो दूरी ना कहा, ट्रैवलिंग ना कहा, शॉर्टकट दूरी तो नहीं ना कहा, ट्रैवल किया। तो पहले गया h हाइट, फिर आया h हाइट, तो कितना हो गया? 2h। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूरी पूछा कि कितना दूरी ट्रैवल किया, ठीक है। तो पहले गया सर उतना ऊंचा पे, तो h हाइट पे गया, फिर h हाइट से नीचे भी तो आया ना, तो वहाँ पे h + h यानी कि 2h। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 आप लोग देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 11 जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है
तो इस गति को क्या कहते हैं? जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से यानी एक फिक्स पॉइंट से आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, या ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे होते रहता है। जैसे आप लोग पेंडुलम के बारे में जानते हो, ये अब ऐसे 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 चलते रहता है ना, ये इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर जाते रहता है। तो वह कौन सी गति कहलाएगी? ऑप्शन नंबर ए ढोलनी गति, ऑप्शन नंबर आवर्त गति, ऑप्शन नंबर सी त्वरित गति, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। बताइए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे मालूम है? आवर्त गति कहेंगे, है ना? ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आवर्त गति कहेंगे। ठीक है, आवर्त गति कहेंगे। आगे पीछे मतलब कहने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जाते रहना, ये क्या कहलाता है? आवर्त गति कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना है सही बच्चों को। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए दूरी समय दूरी का ग्राफ प्रकृति में होगा। देखिए, जब कोई वस्तु एक समान यानी कि उसका जो समान गति है, गति यानी कि चाल उसका फिक्स है, तो दूरी और समय का ग्राफ कैसा होता है? आप लोगों को ग्राफ पढ़ाया गया होगा। तो ग्राफ यहाँ पे कैसा होता है बताइए तो? अचर रहता है, क्या कहता है? वक्र रेखा या सरल रेखा या एक वृत्त या इनमें से कोई नहीं। देखिए, आप लोग दूरी समय का ग्राफ पढ़े होंगे तो वहाँ पे कैसा था? सरल रेखा रहता था। कैसा रहता था? ये हमारा ऐसे है ना, ये हमारा क्या होता था? ये दूरी होता था और ये हमारा समय होता था। तो यहाँ से जो सीधा निकलता था ना, ये ऐसे क्यों जाता था, है ना? इसका कहने का मतलब दूरी और समय हमेशा बराबर रहा करते थे। और ये कैसा रेखा है? तो एक सरल रेखा तो है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप लोग मार सकते थे। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका बनता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कहता है समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन की दिशा होती है। समान वृत्तीय गति में, है ना, वृत्तीय गति यानी कि सर्किल पे, वृत्त पे चक्कर लगा रहा है, वृत्त पे यानी गोल गोल घूम रहा है, तो उसमें त्वरण की दिशा कैसी होती है? अचर रहती है या हमेशा केंद्र की ओर दिष्ट रहती है यानी कि केंद्र की ओर मुड़ी रहती है, या केंद्र से दूर रहती है, या कुछ भी हो सकता है? तो जब भी एक समान वृत्तीय गति रहे ना, समझिए, एक समान वृत्तीय गति रहे और त्वरण पूछे तो वह हमेशा केंद्र की ओर, ये जो भी सर्किल होगा, ये मान लिया सर्किल है तो यहाँ पे इसका कुछ सेंटर होगा, कोई भी वृत्त का एक अपना सेंटर होता है। तो जब भी कोई वस्तु जाएगा तो वो क्या होगा? सेंटर की ओर चिपका हुआ रहेगा। ठीक है, कोशिश करेगा सेंटर की ओर चिपके। तो यही होता है, वहाँ पे क्या करता है? त्वरण लगता है किधर? हमेशा केंद्र की ओर दिष्ट रहता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है, 14 नंबर क्या कहता है? धागे से बंधे एक पत्थर को उंगली के चारों ओर आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ घुमाने पर जब वह पत्थर एक चक्कर पूरा करता है तो इसका विस्थापन कितना होता है? तो इसका विस्थापन कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है आर, ऑप्शन नंबर बी है 2r, ऑप्शन नंबर सी है 2πr, ऑप्शन नंबर डी है 0। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि वह फिर से वो अपने चक्कर पे ना जाता है। जैसे कहने का मतलब मान लिया जाए ये हमारा हो गया। अब यहाँ से यहीं से यह स्टार्टिंग करता है, ये यहाँ से स्टार्ट करता है, फिर गया एक बार, ये फिर इधर गया, फिर इसके बाद यहीं पे आ जाता है, यहीं पे आ जाता है। तो बताइए ये जो जहाँ से शुरू किया था फिर वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0, 0। तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा जहाँ से शुरू करे फिर से वहीं आ जाए तो हमेशा 0 मारिएगा, हमेशा 0 मारिएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और ये सब क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक वस्तु जो रेखीय वेग भी और कोणीय वेग ओमेगा, ये क्या है? ओमेगा है सर, से आर त्रिज्या वाले वृत्त आकार पथ पर चलने के लिए फॉर्मूला क्या है? यानी डायरेक्ट सीधा सीधा कह सकते हैं सर, रेखीय वेग और एंगुलर वेलोसिटी और त्रिज्या में क्या अंतर है ना? रेखीय वेग भी, कोणीय वेग ओमेगा और वृत्त की त्रिज्या आर में क्या संबंध है? क्या संबंध है?
चलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो मिला लीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, रेखीय वेग और कोणीय वेग और त्रिज्या में जो अंतर होता है ना, जो रेखीय वेग होता है ना, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो रेखीय वेग जो होगा यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, r इंटू ओमेगा, r इंटू ओमेगा। तो आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएगा, रेखीय वेग दे देगा और एंगुलर वेलोसिटी दे देगा और पूछेगा कि रेडियस क्या होगा, जिस पथ पर वो चल रहा है उसके त्रिज्या क्या होगी। तो क्या करना है दोस्तों, v बाई ओमेगा कर देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है दोस्तों, एक वस्तु एक वृत्तीय है, एक वस्तु एक वृत्तीय पथ पर है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 1.4 मीटर है, 2 मीटर पर सेकंड की समान चाल से चल रही है, एक चक्कर पूरा करने में वस्तु को कितना समय लगेगा। देखिए वृत्त का त्रिज्या दे दिया है, उसका वेलोसिटी यानी कि चाल या स्पीड कहिए, कुछ भी कहिए, चाल या वेलोसिटी यानी कि स्पीड या वेग कहिए, कुछ भी कहिए, दोनों ही बात बराबर है। चाल में आपको मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, चाल में डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन वेग में आपको डायरेक्शन होता है। तो ज़्यादातर तो लोग चाल का ही यूज करते हैं, ठीक है, वेग बहुत ही कम ही जगह आता है, क्योंकि वेग लिखिएगा तो आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, लेकिन चाल केवल मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, काम हो जाएगा। तो कितना सेकंड में एक चक्कर लगाएगा, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखना है, कितना, 4.4 मिनट, 4.4 सेकंड लगेगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड में आंसर है, मीटर पर सेकंड में, अगर मीटर पर मिनट रहता तो मिनट में आंसर आता, लेकिन यहाँ पे सेकंड में, तो सेकंड में हम लोग आंसर मार देंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4.4 सेकंड, ठीक है। यहाँ पर से किसका वैल्यू पूछ रहा था, तो टाइम पूछ रहा था ना, कितना चक्कर लगाएगा कितना टाइम में, ओमेगा का वैल्यू दे दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दोस्तों कि वृत्तीय पथ पर चलती हुई कोई वस्तु जब व्यासतः सम्मुख बिंदु पर पहुँचती है तब उसके विस्थापन तथा उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी में क्या संबंध होती है। वृत्तीय पथ पर चलती हुई कोई वस्तु जब व्यासतः सम्मुख बिंदु पर पहुँचती है तब उसके विस्थापन तथा उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी में क्या संबंध है। ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन जो होता है वो बड़ा होता है किससे, तय की गई दूरी। ऑप्शन नंबर बी कहता है विस्थापन जो होता है वह छोटा होता है तय की गई दूरी से, विस्थापन बराबर होता है तय की गई दूरी के, इनमें से कोई निश्चित संबंध नहीं है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो देखिए विस्थापन और तय की गई दूरी कोई ऐसा कंडीशन में बराबर होता है और तय की गई दूरी हमेशा बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है। कौन बड़ा होगा, तो दूरी बड़ा होगा, लेकिन विस्थापन बड़ा नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए तो सरासर गलत है। ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से हमारा करेक्ट हो जाएगा कि विस्थापन जो है वह तय की गई दूरी से क्या होता है, छोटा होता है ना, छोटा, विस्थापन छोटा होता है और तय दूरी क्या है, बड़ा है, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ें। और बराबर कब होगा, विस्थापन और तय की गई दूरी बराबर कब होगा, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करेगा, है ना, लाइन में केवल गति करेगा तो वो क्या होगा, बड़ा एवं बराबर होगा। चलिए इसी बात पे अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से यदि कोई व्यक्ति चल रहा है तो किलोमीटर पर घंटा की चाल में उसकी क्या होगी। बताइए तो आप लोग, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है कोई व्यक्ति, तो किलोमीटर में क्या होगा। देखिए ये छोटा से बड़ा बनाना है तो क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे, तो 18×5, जल्दी बताइए, चलिए बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट्स का सही है, 72 किलोमीटर पर घंटा। जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना रहे तो 18/5 से गुना कर देंगे मीटर पर सेकंड में। अगर किलोमीटर को किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से गुना करना रहता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूलेस है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से हमने भी किया, हमको क्या था, मीटर पर सेकंड में तो हम इससे गुना करेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, है ना, 4 बार में, और 18 चौको 72 होता है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दोस्तों, 2 स्टेशन के बीच एक ट्रेन का
एक समान रूप है, एक समान रूप में त्वरित हो रहा है, 5 सेकंड में 5 मिनट से 10 मिनट की गति प्राप्त करती है तो ट्रेन का त्वरण क्या होगा। देखिए 5 सेकंड में क्या होता है, 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पूछा है ट्रेन का त्वरण क्या होगा। त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में टी समय। तो अंतिम वेग हमारा कौन सा है सर, 10 है ना। मीटर पर सेकंड से हम लोग पकड़ सकते हैं कि ये वेग है, वेलोसिटी है, या चाल भी कह सकते हैं। और ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है। तो 10 में से 5 गया 5, और समय हमारा कितना है 5 से 5 खत्म, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण निकाल रहे हैं सर, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 24 सेंटीमीटर की प्रारंभिक चाल माइनस 20 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से गतिमान वस्तु कितने समय के बाद रुक जाएगी। यानी कि v की वैल्यू 0 है ना, v की वैल्यू 0 है। a का वैल्यू कितना है सर, -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और u का वैल्यू 24 है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। चलिए इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 सेकंड के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक रुक जाएगा गाड़ी। जब दोस्तों हम लोग 24 सेंटीमीटर की प्रति चाल से, प्रारंभिक चाल से, और -4 सेंटीमीटर पर सेकंड के त्वरण से अगर गतिमान होगा, है ना, तो वह गाड़ी कितने समय में रुक जाएगी, तो वह 6 सेकंड के बाद रुक जाएगी। चलिए उम्मीद है आज की क्लास आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फैला दें, ठीक है, शेयर करें, ताकि इस चैनल से भी लोग जुड़ें। और अभी तक से आपने सब्सक्राइब करो, बहुत बड़ा जल्दी फैमिली होने वाला है दोस्तों, तो इस फैमिली में सपोर्ट करिए। मिलते, जय हिंद जय भारत।